अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग अपना आज का जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट लेते हैं, और टॉपिक का जो नाम है वो है IA-16 नंबर है, बोलते हैं इसको हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आज इसकी फर्स्ट क्लास है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी से क्या समझ आता है? प्रॉपर्टी से क्या समझ आती है बात? प्रॉपर्टी का मतलब होता है, बोलिए, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी। प्लांट से मुराद क्या है? प्लांट से मुराद मशीनरी। अच्छा, और इक्विपमेंट से मुराद मशीनरी प्रोडक्शन पर्पस में। अच्छा जी, अगर यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में आएगा या तो लैंड एंड बिल्डिंग, या तो खाली लैंड, या तो सिर्फ बिल्डिंग। अच्छा जी, प्लांट में आएगा वो सारी मशीनरी जो कि यूज़ होगी किधर? प्रोडक्शन में। ऑल काइंड्स ऑफ मशीनरी यूज्ड इन, बोलिए, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। और वो सारी मशीनरीज जो कि अदर देन प्रोडक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग किस कैटेगरी में ले जाएंगे? बोलिए, इक्विपमेंट में। यानी कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं मशीनरी अदर देन, बोलिए, प्रोडक्शन मशीनरी। ठीक है जी। तो देखिए, हमारा जो ये टॉपिक है जिसका नाम है IA-16, इसका जो प्रोफिशिएंसी लेवल है, हमने बात की थी कि कैफ में आप प्रोफिशिएंसी लेवल जो देखेंगे 1 की अगर हम बात करें तो प्रोफिशिएंसी 2 है, राइट। और इस टॉपिक के हवाले से जो टेस्टिंग है वो भी 2 है। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप पिछले 10 सालों का एनालिसिस करें तो तकरीबन आपको हर अटेम्प्ट के अंदर ये वाला सवाल इसका दिखेगा। अब ये जो टॉपिक है इसका अपने आप में बन के एक सवाल आता है अमूमन, और अब जो देखा जा रहा है वो ये कि ये स्टैंडर्ड जो है ये बाकी दूसरे स्टैंडर्ड्स के साथ भी मर्ज होता है और मिक्स होके आता है, जिसकी वेटेज तकरीबन होती है 17, 18 या 19 या 20, यानी कि टेस्टिंग 2 में ये फॉल करता है। और ये वो टॉपिक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कि आप पिछले 10 सालों का भी एनालिसिस करें, आप बोले यार IA-16 पिछली दफ़ा है, उससे पिछली दफ़ा कंटिन्यूसली IA-16 आ रहा है। कभी IA-16 अपने आप में एक पूरा सवाल बन के आता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि IA-16 के साथ दूसरे कुछ स्टैंडर्ड्स भी मर्ज हो जाते हैं और एक सवाल बड़ा ग्रैंड किस्म का सवाल बन के आता है। लेकिन ये आता तकरीबन, मैंने आपसे बोली ना बात, पिछले 10 अटेम्प्ट का एनालिसिस करें, आपको हर अटेम्प्ट में IA-16 तो दिखेगा। एक होता है ना कि यार ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नज़र नहीं है कि जिसमें आपको 16 नज़र ना आए। अच्छा जी, तो सर IA-16 जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, ये प्लांट का मतलब क्या है, ये इक्विपमेंट क्या है। तो पहले हम इस बात को ज़रा डिस्कस करें। तो आपने जैसे बात बोली कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक। प्लांट का मतलब क्या है? वो सारी मशीनरी जो कि यूज हो रही होंगी किस पर्पस में? प्रोडक्शन में। कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह से सर इक्विपमेंट किस कैटेगरी में आएगा, यानी कि इक्विपमेंट की कैटेगरी में क्या कुछ आएगा? अरे यार वो सारी मशीनरीज, कंप्यूटर भी एक मशीन है, राइट। एक जनरेटर भी क्या है? बोलिए, एक मशीन है। तो सर ये जो मशीनरीज होंगी अदर देन प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होंगी, वो सारे किस में आ जाएगा? बोलिए, इक्विपमेंट में। अच्छा सर, अब अगर हम बात करें लैंड एंड बिल्डिंग की, यानी कि बात अगर हम करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का हम लोग
या तो यूज कर रहे होंगे प्रोडक्शन पर्पस के लिए, या तो वो खरीदी गई होगी परचेज फॉर यूज इन, या हम बोल दें परचेज फॉर यूज इन बिजनेस बोल दें। अगर ये खरीदी गई है लैंड एंड बिल्डिंग फॉर यूज इन बिजनेस, ठीक, तो इसका पर्पस अलग है। अगर ये खरीदी गई है, परचेज की गई है फॉर रीसेल पर्पस, तो यहां पे इसका यूजेज कुछ और है। यानी कि भाई जमीन खरीदी गई है, बिल्डिंग खरीदी गई है और हम लोग उसको बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक। बिल्डिंग या लैंड खरीदी गई है जिसको हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग उसको बेचेंगे। इसी तरह से बातें तो बहुत सारी निकल सकती हैं। यहाँ पे भी हम सिर्फ चंद बातों को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ज़मीन या बिल्डिंग खरीदी गई है जिसको हम लोग बिजनेस में यूज़ करेंगे, तो इसका यूजेज अलग है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी गई है, यहाँ पे क्या बोला, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, पर्पस क्या है बोलिए, बेचना। या तो हम लोग खरीद रहे हैं, किस पर्पस के लिए, रेंटल पर्पस के लिए, यानी कि रेंट आउट करेंगे। अगर सर रेंट पे देना हमारा मकसद नहीं है, तो हम लोगों ने वो ज़मीन खरीद ली है ताकि वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू भी क्या हो बोलिए, एप्रिशिएट हो, जिसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन का। ठीक हो गया। अब देखिए, अब अगर जमीन खरीदी गई है बिजनेस पर्पस के लिए, जमीन खरीदी गई है बेचने के लिए, जमीन खरीदी गई है रेंट पे देने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो आईए 16 में जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है जो कि खरीदी गई है रीसेल के लिए, खरीदी गई है रेंट पे देने के लिए, खरीदी गई है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, यानी कि हम लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसका इंतज़ार हम करें जैसे कि अमूमन होता है। तो सर ये हमें तीन पर्पसेस बज़ाहिर दिख रहे हैं। तो आईए 16 जिसका नाम क्या है बोलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये बेसिकली कौन सी वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो कि यूज होगी बोलिए किधर, तो इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा बोलिए, आईए 16। नाम उसका क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी अगर खरीदी जा रही है बेचने के लिए, तो यहां पे जो स्टैंडर्ड लगेगा उसको बोलते हैं आईए 2। नाम क्या है बोलिए, इन्वेंट्रीज। और अगर हम लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है इन दोनों में से किसी एक मकसद के लिए भी, तो सर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लगता है उसका नाम है IAS 40, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये स्टैंडर्ड का नाम। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं बात एक नोट करके लिखूं कि प्रॉपर्टी फॉर रेंटल्स के लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ठीक, वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा बोलिए, शाबाश, IAS 40 के मुताबिक होगा, जिसका नाम क्या है बोलिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब जरा बात को फिर से कंक्लूड करते हैं। आईए 16 नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक हो गई बात। प्रॉपर्टी का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट का मतलब मशीनरी, इक्विपमेंट का मतलब भी मशीनरी। तो ये जो प्लांट है ये कब किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा, वो सारी मशीनरी जो कि यूज हो रही होगी प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम लोग किस में बोलेंगे, प्लांट में। और वो सारी मशीनरी जो कि इस्तेमाल हो रही होंगी अदर देन प्रोडक्शन, किस में ले जाएंगे बोलिए, इक्विपमेंट में। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब प्रॉपर्टी का यूज अगर हो रहा होगा बिजनेस में, तो यहाँ पे आईए 16 लगता है। प्रॉपर्टी हम लोग खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो 16 नहीं लगता, कौन सा लगता है, IAS 2 लगता है। प्रॉपर्टी हम लोग ने खरीदी है यूज करने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, हमने वो प्रॉपर्टी खरीदी है रेंट पे देने के लिए, ठीक, ताकि हमें रेंटल इनकम अर्न हो। अगर रेंटल इनकम का पर्पस नहीं था,
हो सकता है कि हम लोगों ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है कि सर उसकी वक्त के साथ साथ वैल्यू बढ़ती चले जाए, या हो सकता है दोनों मकसदों के सर प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ ही रही है और साथ साथ हमें रेंट भी रिसीव हो रहा है। तो इसकी अकाउंटिंग किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी बोलिए? IAS 40 के मुताबिक। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहां पे हम एक बात नोट करके लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी फॉर रेंटल पर्पस के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा वो किसके मुताबिक होगा बोले? IAS 40 के मुताबिक। अब हम जाते हैं बारी बारी कि IAS 16 के अंदर हम लोगों ने क्या कुछ चीजों को देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्कोप की, फिर बात हम लोग करेंगे, हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ये स्टैंडर्ड IAS 16 दुनिया में क्यों आया। हम बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पे बातें करते चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव की बात होगी कि स्टैंडर्ड जिंदगी में क्यों आया, इसका मकसद क्या था। स्कोप से मुराद ये कि ये जो स्टैंडर्ड है वो कौन कौन से एसेट्स पे अप्लाई होता है। एसेट्स तो बहुत सारे आते हैं, कौन कौन से एसेट्स पे ये अप्लाई होता है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो डेफिनेशन है इसमें क्या कुछ चीजें आती हैं, बाकायदे तौर पे देखेंगे। नंबर 4 में कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जब हम लोग अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने जाएंगे तो क्या कोई शराइत वगैरह तो नहीं है। यहां पे हम देखेंगे कि उसकी रिकग्निशन के हवाले से कोई बातें तो नहीं है। फिर देखा जाएगा इसमें इनिशियल मेजरमेंट या मेजरमेंट एट रिकग्निशन। फिर बात इसमें होगी आपके पास सब्सिक्वेंट कॉस्ट के हवाले से या एक्सपेंस के हवाले से। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ एसेट के हवाले से बात करेंगे। फिर इसमें नंबर 8 में आएगा हमारे पास सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से बात होगी। और नंबर 9 में हम बात करेंगे डी रिकग्निशन के हवाले से। और नंबर 10 में हम बात करेंगे डिस्क्लोजर नोट्स के हवाले से बात की जाएगी। यानी कि IAS 16 के अंदर हम लोगों ने कुछ ये सारी चीज़ों को आहिस्ता 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 डिस्कस करना है। सबसे पहले अभी तक हमने क्या बात देख ली वो आपके सामने, यानी कि PPE। चलो जी एक तरफ हुई बात। सर इसमें अब हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाली चीज़ें मैंने अभी आपके सामने रख दी। ये सारी आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। फिर बारी बारी ऑब्जेक्टिव के अंदर जाएंगे, स्कोप के अंदर जाएंगे, डेफिनेशन में जाएंगे, रिकग्निशन, और फिर इस तरह से पूरा आपका IAS 16। जब हम पहुंचेंगे डिस्क्लोजर नोट्स पे तो हमारा IAS 16 एंड होगा, जिसके लिए तकरीबन हमें कुछ नहीं कुछ 10 सेशन 2 घंटे के हिसाब से तो एटलीस्ट चाहिए। नोट डाउन कर लें अपने पास। अच्छा जी, हैंडआउट मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है और आइएगा हैंडआउट के फर्स्ट पेज पे आइएगा। देखिए जी IAS 16 में ये सिलेबस रेफरेंस C में है, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोफिशिएंसी लिखा हुआ है सामने आपको 2, और टेस्टिंग भी क्या नज़र आ रहा है 2। ठीक हो गई ये बात। अब ये जो सारा कंटेंट लिया गया है ये मेरा नहीं है, ये बुक का कंटेंट है। यानी कि हमने बुक के कंटेंट को भी सामने रखना है और चीज़ों को कवर अप करना है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास आएगा रिकग्निशन एंड मेजरमेंट में क्या चीज़ें होंगी। बुक की तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है, हमारी तरतीब डिफरेंट होगी, लेकिन घूम फिर के सारी चीज़ें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कवर अप कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम बुक की सीक्वेंस ही फॉलो करें, लेकिन आगे पीछे करके कुछ ऐसी ही तरतीब बन रही होगी। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट आएगा, फिर डेप्रिसिएशन है, फिर डी रिकग्निशन है, फिर रीवैल्यूएशन है, 5 पर डिस्क्लोजर है, और फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हैं। अच्छा, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आना है, यानी कि ऊपर उसने बता दिया आपके पास टोटल कंटेंट है 6, और फिर रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के अंदर क्या कुछ आना है। जब आप बुक देखेंगे तो आपको बुक की सीक्वेंस एज इट इज कॉपी पेस्टेड नजर आएगी। मेरी तरफ से इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ होगा। फिर देखिए सेक्शन में रिकग्निशन एंड मेजरमेंट में इंट्रोडक्शन आएगा, रिकग्निशन है, मेजरमेंट एंड रिकग्निशन है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन है। ये क्या कुछ होगा ये हमने सब आहिस्ता आहिस्ता देखना है।
फिर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में कॉन्सेप्ट आएगा, फिर मेथड्स आएंगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज के हवाले से बात की जा रही होगी कि डेप्रिसिएशन मंथली बेसिस पे चार्ज होगा या सालाना होगा, जिस साल आएगा उस साल होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। फिर आएगा कि एसिड की लाइफ में, स्क्रैप वैल्यू में या मेथड में अगर किसी किस्म का कोई चेंज आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। और फिर देखिए अगले पेज पे जाइए, डी रिकग्निशन यानी कि डिस्पोजल की बात हो रही होगी कि पीपी को जब डिस्पोज ऑफ कराया जाएगा तो क्या होगा। फिर रीवैल्यूएशन का एरिया आ रहा है, रीवैल्यूएशन के अंदर भी 4-5 बातें हैं। और फिर हमारे पास आ रहा है डिस्क्लोजर्स। ठीक है जी, हमने तकरीबन ये वो एरिया है जो बुक का कॉपी पेस्टेड था कंटेंट, ये बुक का कॉपी पेस्टेड है। हम सिर्फ इसको एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे साइड पे रख लें कि हमने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा बोर्ड पे आ जाइए, बोर्ड पे आओ बेटा। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, बोलिए ऑब्जेक्टिव। क्या आया? ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव से मुराद यहाँ पे क्या है? प्लीज़ हर बात को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। क्या पिछली जो ऊपर हमने लाइन लिखी हुई ये सब साथियों को क्लियर है कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? डन हो गई बात। और ये हमारे पास कुछ नोट लिख दिया और हमने ये कोई ऐसी मुश्किल बात हमने अब तक नहीं की। ऑब्जेक्टिव, सर ये स्टैंडर्ड दुनिया में क्यों आया? हमने पूछा भाई इस स्टैंडर्ड का दुनिया में आने की वजह क्या है, ये क्यों आया? ठीक, आवाज आई या जवाब आया ताकि मैं तुम्हें पीपीई की अकाउंटिंग सिखा सकूं। क्या जवाब आया? ताकि मैं तुम्हें पीपीई की अकाउंटिंग सिखा सकूं। यानी कि ये स्टैंडर्ड बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पीपी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, सही है जी, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ये गवर्न करता है। यानी कि ये स्टैंडर्ड पीपी से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये इसको गवर्न करता है। सिंपल इज दैट। आई रिपीट, सर इस स्टैंडर्ड का दुनिया में आने का मकसद क्या है? सवाल किया गया, जवाब आया ताकि तुमको पीपीई की अकाउंटिंग सिखाई जा सके। राइट, पीपीई की तुम्हें अकाउंटिंग सिखाई जा सके। फिर इसी बात को जरा एक और अंदाज से कर रहे हैं कि यार ये स्टैंडर्ड बेसिकली करता पता है क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है ना, उन सारी ट्रांजैक्शन की जो गवर्नेंस होगी वो कहां से होगी? बोले आई 16 से होगी। आई थिंक बात क्लियर। स्कोप, सर ये स्टैंडर्ड क्या सारे एसेट्स पे एप्लीकेबल है? नो, हमने चूंकि हेडिंग ही देख ली है, क्या लिखी हुई है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ किसको डील करना है? प्रॉपर्टी को, प्लांट को और इक्विपमेंट को। यानी कि ये स्टैंडर्ड हमें क्या, किसकी अकाउंटिंग सिखाएगा? इसका स्कोप क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पीपीई ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होगा। यानी कि इसका स्कोप क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ऑल काइंड्स ऑफ, बोलिए, पीपीई ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई हो। ये दूसरी बात हो गई, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। अब हम जा रहे हैं तीसरी बात पे, और तीसरी बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है? बोलिए, क्या लिखी हुई है? डेफिनेशन। अब आए जरा डेफिनेशन पे कुछ बात करते हैं। ये वो सारी डेफिनेशंस हैं पीपीई के हवाले से जो आपने पीआरसी 4 में भी पढ़ी थी। अच्छा जी, आ जाइए डेफिनेशन पे। पीपीई आर टेंजिबल एसेट्स। पीपी जो है वो क्या है? बोलिए, टेंजिबल एसेट है। अब टेंजिबल में हमारे पास ये एसेट जो है वो मूवेबल भी हो सकता है, ठीक, लाइक प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट मूवेबल भी हो सकती हैं, ठीक। और क्या हो सकता है? बोलिए, मूवेबल के साथ साथ वो क्या हो सकता है? या तो वो क्या होगा? इमूवेबल। यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो टेंजिबल एसेट है, वो मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। सर ये वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होगी, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होगी।
सर मतलब क्या हुआ? जब लाइफ 1 साल से ज्यादा की होगी, इसका मतलब इन एसेट से हम इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के अरसे में रिकवर करेंगे। जब इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होगी तो इनसे बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा के अरसे में भी बोलिए क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। एक बात। और दूसरी बात, ये वो एसेट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा होगा फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की है। मतलब क्या हुआ? सर इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के अरसे में मिलेगा, यानी कि इसका बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा के अरसे में रिकवर करेंगे। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि उसको यूज कराया जा रहा होगा, बोलिए किस पर्पस के लिए? गुड्स की प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज की फरहामी के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ केएनएस के प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे क्या गुड्स की प्रोडक्शन होती है? नहीं सर, यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जो सर्विसेज की फरहामी में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी भी अकाउंटिंग किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी? बोलिए आई 16 के मुताबिक। अच्छा जी, या तो यूज कराया जा रहा होगा फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या तो सर्विसेज की सप्लाई के लिए। और अगर चलो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, चलो जी प्रोडक्शन नहीं होती गुड्स की, सर्विसेज की फराहमी नहीं होती, ठीक, तो उसने बोला एक और बात सुनो, फॉर यूज इन, बोलिए एडमिन पर्पस तो हो रहा होगा। भाई देखो लाइफ 1 साल से ज्यादा की, ठीक, मतलब बेनिफिट भी हमें 1 साल से ज्यादा मिलेंगे, ठीक हो गया। फिर वो दूसरी बात क्या बोलता है? ये तो बात होगी। दूसरी बात बोलता है या तो वो यूज हो रहा होगा, बोलिए किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए या सर्विसेज की फरहमी के लिए। चले सर अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज की फरहमी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो सर और कोई पर्पस हो सकता है। फॉर यूज इन क्या हो रहा होगा? बोलिए एडमिन पर्पस। अच्छा जी सर यूज हो रहा होगा, जरूरी नहीं है कि ये भी हो रहा हो, ये भी हो रहा हो, ये भी हो रहा हो, जरूरी नहीं है भाई। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही, सर्विसेज नहीं दे रहे, तो फिर क्या एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हाँ जी एडमिन पर्पस के लिए हो रहा है। तो बोलो भाई कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? आई 16। लाइफ वाली बात तो सबको समझ आती है, चाहिए नहीं, या तो वो इस में से इस्तेमाल हो रहा होगा या तो ये होगा। और फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर रेंटल टू, बोलिए अदर्स। अब सुनो बेटा, रेंटल के हवाले से हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी, उस पे जाते हैं, लेकिन उस बात को जाने से पहले पीपी के बारे में जरा यहाँ पे एक दफा फिर से कुछ बात कर लेते हैं। भाई पीपी क्या है? टेंजिबल है, मूवेबल, इमूवेबल, डन हो गई बात। लाइफ क्या होगी 1 साल से? चलो जी ये भी बात समझ आती है। अब इन 3 में से या तो तीनों पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, क्लियर, या तो किसी एक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। आपको बात समझ आ रही है? या तो सिर्फ रेंटल पे दिया हुआ है हमने, या तो यूज कर रहे हैं एडमिन पर्पस के लिए, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज की फराहमी के लिए। यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिखे हैं, 1, दूसरा 2, ठीक, ये तो होगा। अब इन तीनों में से ये 3 भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई एक भी हो। बेटा ये वाली बात समझ आई? अब देखें फॉर रेंटल टू अदर्स की बात आई यहाँ पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सर प्रॉपर्टी के रेंटल को जो स्टैंडर्ड डील करता है उसका नाम है IS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम है उसका। तो सर प्रॉपर्टी के रेंटल को डील करता है IS 40। IS 16 में जब हमने PPE की डेफिनेशन पढ़ी, यही है डेफिनेशन,
तो वहां भी उसने बोला कि भाई फॉर रेंटल टू अदर्स, तो हमने बोला यार ये डुप्लीकेशन नहीं हो रही। IAS 40 भी बोलता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी दूंगा रेंट पे तो मेरे पास आओ, मेरा नाम है IAS 40, मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा। जब हम IAS 16 की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे आया फॉर रेंटल टू अदर्स, तो हमने बोला IAS 40 के अंदर तो चलो सिर्फ बात किसकी हो रही है, बोलिए प्रॉपर्टी की, लेकिन 16 के अंदर फॉर रेंटल टू अदर्स में ऊपर बिल्कुल टॉप पे देखो लिखा क्या है, पीपी। इसका मतलब यहां पे प्रॉपर्टी भी आ रहा है, प्लांट भी आ रहा है और इक्विपमेंट भी आ रहा है। तो सर IAS 16 में प्रॉपर्टी टू रेंटल आया, ठीक, IAS 40 में भी आया प्रॉपर्टी रेंटल टू अदर्स आ गया। ये वाली बात समझ आई? तो सर यहां तो डुप्लीकेशन हो रही है। अब जरा इस बात की मैं करने जा रहा हूं वजाहत। सिर्फ प्रॉपर्टी के रेंटल को अकाउंट फॉर किया जाएगा, बोलिए किसके मुताबिक, IAS 40 के मुताबिक, और प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल्स को जो डील करेगा स्टैंडर्ड, उसका नाम क्या है, IAS 16। क्या ये वाली बात समझ आई? अगर हम ये बात नहीं करते तो हम बोलते हैं 16 में भी प्रॉपर्टी के रेंटल को डील किया जाता है, 40 में भी प्रॉपर्टी के रेंटल को डील किया जाता है। तो सर यहां तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी के रेंटल को कौन डील करेगा, IAS 40। अदर देन प्रॉपर्टी लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल्स को कौन डील करेगा, IAS 16। क्या ये वाली बात समझ आई? डेफिनेशन आपके सामने है, मैं बुलेट फॉर्म में इसलिए कर रहा हूं ताकि जहनों में बात बैठ जाए। ऑल्दो हम ये कुछ छोटा मोटा डिस्कशन जो है वो PRC 4 के सिलेबस में कर चुके हैं, क्योंकि PP की डेफिनेशन PRC 4 के सिलेबस में बुक के अंदर मौजूद है। बेटा ये कुछ बात समझ आई? तो अभी तक देखें हमने क्या काम किया। मैं बातों को कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं ताकि दिमागों में कुछ बातें बैठ जाएं। IAS 16 जिंदगी में क्यों आया? कोई और काम धंधा नहीं था, IAS 16 आ गया सर PP की अकाउंटिंग सिखाने के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग सिखाने के लिए। ठीक, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो PP ट्रांजैक्शन है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ये स्टैंडर्ड गवर्न करता है। बात समझ आ रही है? गवर्नेंस कहां से होगी इसकी, IAS 16 से होगी। स्कोप, ये बहुत सारे एसेट्स होते हैं। स्कोप यहाँ पे क्या है, किस हद तक कौन कौन से एसेट्स पे अप्लाई होगा, सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो ट्रांजैक्शन होगी इस पे अप्लाई होगा। डेफिनेशन इज द थर्ड वन। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। हम सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो डिटेल डिस्कशन होगा ना बेटा, वो एक तो होगा इनिशियल मेजरमेंट में, इतना नहीं फिर भी होगा इन 3-4 के मुकाबले में, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। सबसे ज्यादा पूरे इस स्टैंडर्ड में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो एरियाज जो सबसे ज्यादा एग्जामिन होते हैं, भाईजान सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कितने टिक लगाऊं, ये होता है। समझ आ रही है बात? ये वाला एरिया होता है। इसके अंदर हम देखेंगे एक होता है कॉस्ट मॉडल, पता नहीं क्या होता है, दूसरा देखेंगे रीवैल्यूएशन मॉडल। सबसे ज्यादा एरिया जो टेस्ट होता है वो कौन सा है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वाला। अब चूंकि हमारे कोर्स के अंदर स्टैंडर्ड है तो हम सिर्फ जल्दी से उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे नहीं आ रहे हैं, हम एक पूरा माहौल बना के आ रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड को अगर हमने पढ़ना है तो हमने उसकी छोटी छोटी बहुत सारी बातों को भी समझना पड़ेगा। अब बात बढ़ाते हैं, आगे जाते हैं नंबर 4 पे, जिसको नाम क्या दिया है, रिकग्निशन का नाम दिया। क्या नाम दिया है बोलिए, रिकग्निशन का। सर रिकग्निशन से मुराद यहां पे क्या है? आई होप सो हमें जो भी पढ़ते जा रहे हैं वो समझ भी आ रहा है। 1 से 2 दफा मैं बात को यहीं पे रिपीट भी कर रहा हूं ताकि आपके जहनों में बात बैठ जाए। बेटा यहां तक साथ हैं आप? अब सुनिए, रिकग्निशन का मतलब आपको क्या समझ आ रहा है? मतलब पहचाना नहीं पहचाना, वही वाले पहचान लिया, सही है। अब जरा यहां पे बात सुनिएगा, रिकग्निशन का मतलब यहां पे क्या है? वो कौन सा टाइम आएगा जब हम उनको अपनी बुक्स के अंदर एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड या रिकग्नाइज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? मैंने बात को जरा इस अंदाज से किया, वो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब हम उनको, समझ आ रही है बात, जब हम उनको, और उनको से मुराद यहां पे क्या है,
प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि उनकी बात हो रही है तो एहतरामन हम कभी नाम नहीं ले रहे होते जब हम उनको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। दिस इज व्हाट द टर्म रिकग्निशन मींस। आपको बात समझ आई? तो जवाब आया जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा तुम अपने पास उसको अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज या रिकॉर्ड कर सकते हो। समझ आ रही बात? मेरे जहन में चल रही है बहुत सारी बातें, आई होप आपको समझ आ रही होगी। हम लोग लेकिन एक थोड़ा सा फॉर्मल टच दे रहे हैं, यानी कि वो कौन सा दिन होगा, सही है जी, जब मैं दुनिया के सामने तुम्हें, सही है, एज एन पीपी के तौर पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जवाब आया जब सारी बल्ली वहां से ट्रांसफर मुझे कर दी होगी। समझ आ रही बात? जैसे होता है ना कि हाँ यार, कब मैं तुम्हें अपनी बीवी के तौर पे दुनिया के सामने पुकार सकूंगा, जब तुम्हारा बाप तुम्हें अपने घर से इज्जत से रुखसत बोले, जब सारी बल्लियां ट्रांसफर हो जाएंगी। एनीवेज मेरे भाइयों बहनों, जरा बात समझिएगा। रिकग्निशन की बात अभी सिर्फ इतनी सी समझ आई। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, वो कौन सा टाइम होगा जब हम अपनी बुक्स में उसको एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड या रिकग्नाइज कर सकते हैं। आवाज आई बैकग्राउंड से, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा उस वक्त आप उसको अपनी बुक्स में एज एन एसेट के तौर पे रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब जरा यहां पे मैं कुछ लेता हूं एग्जांपल। सर, हम घर से निकले मंडी जानवर लेने के लिए, सही है जी। अब सुनो बेटा, हुआ कुछ यूं कि जब हमने जानवर खरीद लिया तो जो व्यापारी था उसने जानवर को जब ट्रक में या सुजुकी में लोड कर दिया, ठीक, तो उसने कहा कि भाई मुबारक हो, सही है जी, अब जानवर के हवाले से जो भी मामलात हैं वो हम आपको सुपुर्द कर रहे हैं। इसका मतलब अब रास्ते में जानवर चोरी हो जाए या जानवर मर जाए या मार्केट में उस जानवर की वैल्यू बोलिए कम हो जाए, या रास्ते में थे जानवर की वैल्यू एकदम शूट हो गई, मंडी चढ़ गई, सही है जी, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें रास्ते में ही कोई जबरदस्त सौदा बन गया हमारा किसी और के साथ, लेके तो आ रहे थे अपनी कुर्बानी के लिए, लेकिन सौदा बन गया, लाख का खरीदा था, 1.5 लाख ऑफर मिली, हमने बोला चलो भाई 1.5 लाख का बेच दें। इसका मतलब उस जानवर के हवाले से जो भी रिस्क है, मैंने भी बात क्या की, जानवर मर जाए, जानवर जो है वो चोरी हो जाए या उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए, ये आपका रिस्क है। रिवॉर्ड्स क्या हैं? उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए या आप बीच में कोई सौदा कर लो, अगर इन सारी चीजों के इख्तियारात आपके पास हैं, ठीक, और सारा नुकसान भी आप उठाओगे, सारा फायदा भी किसका है बोलिए, आपका है, तो इसका मतलब ये वो टाइम है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड उस जानवर के हवाले से, हम जानवर को रिप्लेस करके हम मशीनरी भी यहां पे फिट कर देंगे, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर सप्लायर की तरफ से बायर को हो जाएगा, ये वो टाइम है जब आप अपने पास उसको एज एन एसेट के तौर पे बोलिए रिकग्नाइज या रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेटा सवाल क्या आया था, वो कौन सा टाइम होगा जब आप अपनी बुक्स में उसका एसेट के तौर पे रिकॉर्ड या रिकग्नाइज कर सकते हैं? तो आवाज क्या आई थी बोलिए, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड, लेट्स सपोज अगर हमें यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब जिस दिन हमें वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ, हम उस दिन उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं बोलिए, एज एन एसेट। केस 2, सर यहां तो ट्रांसफर नहीं हुआ, उसने बोला या हमने उसको कहा कि भाई जानवर तो हमने पसंद कर लिया है, अब आपने मंडी से या हम पंजाब गए थे जानवर खरीदने के लिए, भाई आप हमारे घर तक उस जानवर को पहुंचाएं और फिर हम आपको सारी रकम की अदायगी करेंगे। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो आप बताइए रिस्क एंड रिवॉर्ड बोलिए कहां ट्रांसफर होगा, जब वो एसेट या जब वो जानवर हमारे घर पे बोलिए क्या कर दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। इसी तरह से
हम अगर एक और एग्जांपल लें, ठीक है जी, एक और एग्जांपल लें, हम पाकिस्तान से गए जर्मनी, ठीक है जी, मशीनरी खरीदने के लिए। जानवर को आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर हो जाएगा तो तुम अपने पास उसको अपनी बुक्स में एसेट के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि यू आर ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। हम पाकिस्तान से गए जर्मनी कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक हो गया। अब हुआ कुछ यूं कि जर्मन पोर्ट पे जब हम लोगों ने एसेट खरीद लिया, जर्मन पोर्ट पे जो सप्लायर था उसने ये कहा कि हम इस एसेट को जो शिप है उसमें हम लोग लोड करवा के आपको दे रहे हैं। लोड करवा दिया, राइट। अब जो भी कुछ जिम्मेदारी है वो हमारी नहीं है, वो किसकी है? आपकी है। हम थे जर्मन, ठीक है जी, आप थे पाकिस्तान से आए हुए। जो जर्मन सप्लायर था उसने आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी फुलफिल कर ली और जर्मन पोर्ट से आपको कर दिया रवाना। तो जिस टाइम उसने आपको किया रवाना, उस टाइम उसने बोल दिया आपको मुबारक हो, अब जो भी इस एसेट के हवाले से रिस्क एंड रिवॉर्ड है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। कौन है? बोलिए, आप हैं। तो इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड, बोलिए किधर ट्रांसफर हुआ? यहां पे ट्रांसफर हुआ, सही है नहीं? इस तरह की प्राइस मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं। इस तरह की प्राइस मैकेनिज्म को, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब यहां पे क्या हुआ कि जब आप पाकिस्तान से गए बाहर और वहां से आपने कोई एसेट खरीदा और जो वहां का सप्लायर था उसने जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको जर्मन पोर्ट पे ही क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह के प्राइस मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं FOB प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि फ्रेट ऑन बोर्ड। इट्स अ प्राइस मैकेनिज्म, इसको नाम दिया जाता है। यानी कि जब रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें जर्मन पोर्ट पे ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर हम पेमेंट इसकी करेंगे, उसकी फ्राइट करवाएंगे, फ्रेट चार्जेस देंगे, उसकी इंश्योरेंस वगैरह कराएंगे, ये जब कराई जाएगी तो बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? बोलिए, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, ठीक। इसी तरह से एक और इसमें टर्म आता है केस टू। उसमें क्या होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो जर्मन पोर्ट पे नहीं, वो जो सप्लायर है वो एसेट को बाय शिप हमें पाकिस्तान तक पहुंचाएगा, सही है जी। तो इस तरह के प्राइस मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट का। इस तरह के प्राइस मैकेनिज्म को हम नाम देंगे क्या? बोलिए, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट का। ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है कि सर शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह, हमारा इससे सरोकार नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या बात समझना चाह रहे हैं, इस बात को ज़रा सोचिएगा। हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे पास हेडिंग डली हुई, क्या हेडिंग डली हुई है? बोलिए, रिकग्निशन। क्या हेडिंग डली हुई है? रिकग्निशन। रिकग्नाइज का मतलब क्या है कि हम अपनी बुक्स में उसको कब एसेट के तौर पे, बोलो क्या, रिकॉर्ड या रिकग्नाइज कर सकते हैं। सवाल ये हमसे पूछा गया, जवाब उसने दिया बेटा जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर तुमको हो जाएगा ना, तुम अपनी बुक्स में उसको एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हो। हम सिर्फ एक से दो मिसाल ले रहे हैं समझने के लिए कि सर रिस्क एंड रिवॉर्ड से मुराद क्या हुआ। हमने बात बोली, हम घर से गए मंडी, जानवर हमने खरीदा, जो सप्लायर था उसने जानवर को सुजुकी में ट्रक में लोड किया, बोला कि भाई अब तुम जानो तुम्हारा जानवर, ठीक। इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड मंडी में ट्रांसफर हो गया, तो हम लोग उसको अपने पास एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड रिकग्नाइज कर सकते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसी तरह से हमने बात की कि सर मंडी में वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, जो व्यापारी था उसने कहा कि मैं जानवर आपके प्रेमिसेस तक लाके अपनी जिम्मेदारी को खत्म करूंगा, तो जब तक वो प्रेमिसेस पे हमारे नहीं आ जाता और जब वो आ गया, इसका मतलब जब वो आया रिस्क एंड रिवॉर्ड उस वक्त ट्रांसफर हुआ, तो हमने बोला ठीक है हम इसको अपने पास अब रिकॉर्ड कर सकते हैं। जानवर को आप रिप्लेस किसके साथ कर दें? बोलिए, एसेट के साथ या मशीनरी के साथ। इसी तरह से हमने एक और बात की, वो क्या बात की कि अगर हम पाकिस्तान से जाते हैं किसी दूसरे ममालिक में कोई एसेट खरीदने के लिए और अगर हमने वहां से एसेट खरीद लिया और वहां का जो सप्लायर था उसने बोला भाई खुदा हाफिज, अब तुम जानो तुम्हारा एसेट, ठीक। तो इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें पाकिस्तान में ट्रांसफर
नहीं हुआ, हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया था उसी पोर्ट पे। ठीक, तो जो भी हम अब पेमेंट करेंगे, जो भी इंश्योरेंस वगैरह देंगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसने क्या बोला, भाई तुम जानो तुम्हारा एसेट। ठीक, तो इसका मतलब अब जब ये चीज मेरी हो गई, मैं इसको अपने पास एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकता हूं, तो इसका मतलब वहां से यहां तक लाने में जो भी अरेंजमेंट होगा वो कौन बेयर करेगा, हम ही तो बेयर करेंगे। ये वाली बात समझ आई? तो इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर हमें जर्मन पोर्ट पे ट्रांसफर हो रहा है और इस तरह के प्राइस मैकेनिज्म को, यानी कि जो हम प्राइस पे करेंगे, इस तरह के प्राइस मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं, बोलिए क्या? एफओबी प्राइस मैकेनिज्म। सिंपल इज दैट, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। और सर एक होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसमें क्या होगा कि जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो उस प्रेमिसेस में नहीं, यानी कि उस कंट्री में नहीं, हमारी कंट्री में जब वो एसेट आ जाएगा और फिर वो जो सप्लायर होगा वो बोलेगा ठीक है, आपने हमसे कहा था कि हमारे शहर में, हमारी कंट्री में वो एसेट को आप लेके आ जाएं और हम अपने वादे के मुताबिक ले आए, अब आप जाने आपका एसेट। अगर ये वाली बात उसने जर्मन पोर्ट पे की तो उसका मतलब वो कौन सी प्राइस मैकेनिज्म कहलाता है? एफओबी शिपिंग, राइट। और अगर वो ट्रांसफर किया जा रहा है, बोलिए किधर? पाकिस्तान में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट का नाम देंगे। ठीक, अच्छा जी, ये तो हमने सिंपल सी कोई बात की थी एग्जांपल के हवाले से, लेकिन यहां पे बेसिकली हमारे पास कुछ दो बातें। वो दो बातें क्या है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होने चाहिए? उसने बोला प्रोबेबल। एक बात ये तो हमने, भाई मैंने एक बात शुरू की, हम इधर उधर बिखर गए, हम फिर अब वापस लौट रहे हैं। हम जब वापस लौट रहे हैं तो फिर मैं आपको वो जो जेन्युइन पॉइंट्स हैं जो स्टैंडर्ड में लिखे हैं, अब मैं उनको यहां पे लिखना चाह रहा हूं। समझ आ रही है बात? हम ये बात पहले भी लिख सकते थे लेकिन हमने यूं नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या बात बोली थी, वो कौन सा टाइम होगा जब हम अपनी बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? आवाज आई जब रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझने के लिए हम घर से मंडी और पाकिस्तान से जर्मनी चले गए थे। हमने सिर्फ क्या बात समझनी थी कि यार रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब आप है क्या, लेना क्या चाह रहे हैं। जब कुछ थोड़ा सा हमें आइडिया हो, हम वापस लौट आए। आपने बोला कि यार रिकग्निशन के हवाले से स्टैंडर्ड ने क्या बात बोली है, सुनो। उसने बोला जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो, बोलिए, यकीनी हो, प्रोबेबल हो, तो हम लोग उसको अपने पास किस नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं? बोलिए, पीपी के नाम से, यानी कि एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि इनफ्लो क्या होने चाहिए? बोलिए, प्रोबेबल होने चाहिए। मेरे भाई, अगर तुम एक एसेट लेके आ रहे हो और तुम्हें पता है कि यकीनी तौर पे तुम्हारे पास कैश इनफ्लोज होंगे, यानी कि तुम्हारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक, तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से तुम्हारी क्या बढ़ेगी? बोलिए, सेल्स बढ़ेगी। जब सेल्स बढ़ेगी तो सर कैश फ्लोज में इजाफा होगा। अगर तुम इस बात में यकीन रखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब तुम बोलना ये चाह रहे हो कि सर ये जो एसेट है ना, इससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो प्रोबेबल नजर आ रहा है। तो रिकग्निशन की पहली बात क्या है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए? बोलिए, प्रोबेबल। अब एक बात सुनो, जब हमारे पास एसेट का कंट्रोल आता है, जब हमारे पास एसेट का, बोलिए क्या आता है? कंट्रोल। और जब हम लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट अब कंपनी की तरफ फ्लो करेंगे। क्या ये मेरी बात समझ आई? जब हमारे पास कंट्रोल आ गया, सर कंट्रोल का मतलब समझते हैं क्या होता है? सर कंट्रोल का मतलब समझते हैं? कंट्रोल का मतलब ये होता है ये चीज मेरी है, सही है जी, इससे मैं बखूबी फायदे हासिल करना जानता हूं और मेरी इजाजत के बगैर इसको कोई और इस्तेमाल, बोलो, नहीं कर सकता। तो कंट्रोल का मीनिंग आप समझ रहे हो? ओ भाई, कंट्रोल का डाइसेक्शन हम कर रहे हैं। व्हाट डज द टर्म कंट्रोल मीन? सुनिएगा, हम लोगों ने आज से पहले एसेट की डेफिनेशन तो पढ़ी थी ना, पीआरसी में, इंटर कॉमर्स में, ओ लेवल्स में पढ़ी थी, राइट? तो एसेट की डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या आते हैं? सर एसेट इज अ रिसोर्स, ये वाली बात समझ आई? रिसोर्स क्या होता है? कमाने का जरिया। दूसरी बात क्या थी? इस पे हमारा क्या होता है? बोलिए, कंट्रोल। डन। तो कंट्रोल का वर्ड हम पहली दफा नहीं, पहले भी सुन चुके हैं। तो सर कंट्रोल के अंदर जरा डुबकी जा रहे हैं। जब डुबकी लगाई, हमने कंट्रोल का मीनिंग जानना चाहा, तो उसने बोला कंट्रोल का मीनिंग ये होता है कि ये जो चीज है जिसको तुम बोल रहे हो रिसोर्स, जिसको तुम बोल रहे हो एसेट, जो कि तुम्हारे कमाने का जरिया है, कंट्रोल का मतलब ये है कि ये चीज
को तुम इस्तेमाल करने की बखूबी सलाहियत रखते हो, एक बात, और तो और तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई इसको हाथ भी बोले नहीं लगा सकता, तो उसका मतलब आपका तप्पड़ यहां पे आपका पावर शो हो रहा है, ओ भाई ये चीज मेरी है, इससे मैं बखूबी फायदे लेना जानता हूं, फायदे लेना जानता हूं, और मेरी इजाजत के बगैर कोई इसको और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये है अल्फाज, कौन सा बोले, कंट्रोल, और ये है इसके मीनिंग। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। और फिर तीसरी बात क्या है कि सर रिसोर्स यानी कि मेरे लिए कमाने का जरिया हो, जिसपे मेरा क्या हो, बोलो, इख्तियार। और तो और तीसरी बात क्या है कि सर इससे मुझे आगे आने वाले वक्तों में क्या हासिल होंगे, बोलिए, बेनिफिट। ये एसेट की डेफिनेशन में 3 बातें आती हैं। ये वाली बात समझ आई? तो अब सुनो सर, रिकॉग्नाइज मैं अपनी बुक्स में कब कर सकता हूं, जब 2 शराइतें पूरी होंगी। 2 शराइतें पूरी होंगी, सुनो, 2 शराइतें पूरी होंगी तब मैं अपनी बुक्स में उसको अपने पास एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो जरा आओ, पहली शर्त क्या है कि भाई उससे तुम्हें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जो इनफ्लोज हैं वो क्या होने चाहिए, बोलिए, प्रोबेबल। तो सर प्रोबेबल कैसे होंगे? सुनो, जब मेरे पास एसेट का कंट्रोल आता है और जब मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ जाता हूं, तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स अब कंपनी की तरफ लाजमी तौर पे फ्लो करेंगे। क्या ये वाली बात समझ आई? तो जब ये कैफियत होगी यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे, बोलिए, क्या होंगे, प्रोबेबल। तो इसका मतलब रिकॉग्निशन की वैसे 2 क्राइटेरिया आते हैं, लेकिन उसमें से एक क्राइटेरिया भी मीट हो गया। कौन सा वाला क्राइटेरिया? पहला वाला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए, प्रोबेबल होने चाहिए। ठीक। अब दूसरी बात वो ये कहता है एंड उसकी कोई होनी चाहिए कॉस्ट, ऑब्वियसली सर उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, और उस कॉस्ट को तुम लोग क्या कर सकते हो, रिलायबली, बोलिए, मेजर कर सकते हो। अगर उसकी, डेफिनेटली सर उसकी कोई कॉस्ट तो होगी ना, ठीक हो गया, उसकी कोई कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट को तुम रिलायबली मेजर कर सकते हो, यानी कि इसकी तुम वैल्यू मालूम कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो, ये 2 शराइतें आपकी अगर पूरी हो जाती हैं, तो इस सूरत हाल में हम लोग अपने पास उसको रिकॉग्नाइज या रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने पास नोट डाउन कीजिए। यहां पे रिलायबल मेजर का मतलब ये है, यानी कि क्या तुम इसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट कर सकते हो या नहीं। देखो, जहां मोटे मोटे अल्फाजों के मीनिंग्स मोटे मोटे आ रहे हैं, मैं बार बार उस बात को हिट कर रहा हूं। सर कॉस्ट होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है सर, कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक। और उसने बोला कॉस्ट को तुम रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो। सर अगर एक चीज खरीदने ₹1,00,000 की, तो इसमें एस्टिमेट करने की क्या जरूरत है? उसने एक मार्जिन रखा हुआ है, जिसको हम आगे जाके मजीद एक्सप्लोर करेंगे कि रिलायबल एस्टिमेट का मतलब क्या है, यानी कि उसकी तुम कोई ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट अगर कर सकते हो, ठीक, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है, तो हम लोग उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड करेंगे, बोलिए, एज एन एसेट। ये वाली बात समझ आई? और एक बात सुनिए, एसेट को रिकॉग्नाइज करने का जो क्राइटेरिया आज से पहले भी जो था, उसमें 2 बातें थी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए, बोलिए, प्रोबेबल, और उसकी कॉस्ट होनी चाहिए जिसको तुम रिलायबली मेजर या एस्टिमेट कर सकते हो। ये 2 बातें पहले भी थी, आज सिर्फ उन बातों को जान के मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि जहनों में बात बैठ जाए कि एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशन क्या? एक, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए, बोलिए, प्रोबेबल होने चाहिए, और दूसरी बात क्या, उसकी कोई कॉस्ट होनी चाहिए जिसको तुम रिलायबली मेजर कर सकते हो। ये 2 बातें मैं जान जान के बार बार बोल रहा हूं ताकि हमेशा के लिए याद रहे। कॉपी करें। चलिए जी आगे बढ़े। अब कौन सी बात आ रही है? अभी तक देखिए, देखें यहां पे हमने बात अभी की है, रिकॉग्नाइज का मतलब एक कैजुअल अंदाज में मैं बोल रहा हूं, जब उससे रिलेटेड जो भी रिस्क है और रिवॉर्ड तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि सुनो, हमने यहाँ पे अभी एक बात की थी, सुनो मैं आप ही की बात को जरा इसके साथ लिंक करता हूं। मैंने ये बोला था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जब प्रोबेबल होंगे। सर प्रोबेबल कब होंगे? जब
सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड तुम्हारे नाम पे कर दिया होगा। ठीक है जी, पहले मैंने उस बात को जरा कैजुअल अंदाज में बोला, जब सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया होगा। अब जरा फॉर्मल टच दे रहा हूं भाई, जब तुम्हारे पास एसेट का कंट्रोल आया, ठीक, इसका मतलब कंट्रोल जब आया तो इसका मतलब सारा रिस्क और रिवॉर्ड तुम्हारे हाथ पे ट्रांसफर कर दिया, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। जब कंट्रोल आ गया, ठीक, सुनना जरा बात को देखो, क्लिक करना, एक से दूसरी बात निकल ली। जब कंट्रोल आया, ठीक, तो इसका मतलब उस्ताद तुम अब रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ गए हो। डन। अब जब तुम कंट्रोल हासिल कर रहे हो तो उसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में उस्ताद तुम आ गए हो। इसका मतलब अब तुम ये कह सकते हो कि अब ये जो चीज है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये तुम्हें आगे आने वाले वक्त तुम्हें क्या देगी, बोलिए, बेनिफिट देगी। मैं बेसिकली ये बात करना चाह रहा था। आई होप सो आपको बात से बात लिंक होते हुए नजर आ रही होगी। पहले मैंने बिल्कुल ऐसी कैजुअल बात की, मैंने बोला यार तुम एसेट को एसेट रिकॉग्नाइज कब करोगे, आपने बोला यार जो सारी उससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसको जरा फॉर्मली टच दिया, हमने बोला जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे, बोलिए, प्रोबेबल। ठीक है जी, और प्रोबेबल की हमने बात की, जब हमारे पास एसेट का कंट्रोल आ जाएगा तो मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ जाएंगे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एसेट हमें फ्यूचर में क्या देगा, बोलिए, बेनिफिट। हमने बोला भाई और तो और उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, और कॉस्ट को हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तब हम लोग उसको अपने पास एज एन एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़े। अब कौन सी बात आ रही है, बोलिए, क्या आ रहा है बेटा, बोले। अब इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, और इस इनिशियल कॉस्ट में हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट आएंगी। हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट आएंगी। एक कॉस्ट को हम नाम देते हैं परचेज प्राइस का, दूसरे को हम लोग नाम देते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का, ठीक है जी, और तीसरी कॉस्ट को हम नाम देते हैं डिसमैंटलिंग कॉस्ट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाएगा, डिसमैंटलिंग कॉस्ट। ये जितना भी एरिया है नंबर्स पे बेस करता है पूरा ये स्टैंडर्ड, पूरा कैफ 1 जो है तकरीबन आपको नंबर्स ही मिलेंगे। लेकिन सर नंबर्स को भी समझने से पहले हम लोग एक पूरा आइडिया लेंगे कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। अब आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछिए कि आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, नाम क्या है उसका, पीपी। तो अब आप जानते हो कि प्रॉपर्टी मतलब क्या, प्लांट मतलब क्या, इक्विपमेंट मतलब क्या। देखो ना, मैं एक चीज पढ़ रहा हूं और थोड़ी देर में अगर मैं उसको रिकॉल करूं मैंने पढ़ा क्या, हाँ, आई नो द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। अच्छा जी, तो सर ये स्टैंडर्ड जिंदगी में क्यों आया। और मैं ये भी बात जानता हूं कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। IAS 16 जिस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल की यहां पे बात कर रहा है, ये वो प्रॉपर्टी है जो कि बेचने के लिए नहीं है, ये वो प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे देने के लिए नहीं है, ये वो प्रॉपर्टी है जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए नहीं है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसको अपन खुद बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे। साइड पे हो गई बात। सर प्लांट का मतलब हमने समझ लिया, मशीन इक्विपमेंट का मतलब हमने समझ लिया, फिर हम गए ऑब्जेक्टिव कि ये मैं स्टैंडर्ड जो कर रहा हूं इसका मकसद क्या है, क्यों जिंदगी में आया। देखो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आप से सवाल पूछोगे तो एक सीक्वेंस मिल रही होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको रिकॉग्नाइज हम लोग कब अपनी बुक्स में करेंगे। चलो जी, हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग इस डेट पे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने की डेट मिल गई हमें। सर अब मैं अपने पास पीपीई को पहली दफा जिंदगी में डेबिट करने जा रहा हूं, तो मैं पीपीई को डेबिट कितने से करूंगा, इसका जवाब मुझे इस चीज को डिस्कस करने से मिलेगा। देखो रिकॉग्नाइज, यार पहचानना कब है उसको अपनी बुक्स में, यानी कि रिकॉर्ड अपनी बुक्स में किस तारीख को कर सकते हो आप। एक बात सर, तारीख मिल गई, तारीख तो मिल गई, अब तुमने अपनी बुक्स में उसको कितने से डेबिट करना है, इसका जवाब तुम्हें यहां से लेना पड़ेगा। आपको बात समझ आ रही है। तो रिकॉग्निशन अलग बात है, और मेजर यानी कि तोलना, कितने पे मैं इसको तोलूंगा, यानी कि पीपी को अपनी बुक्स में कितने से हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, डेबिट करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे हमारे पास 3 कॉस्ट आती है स्टैंडर्ड के मुताबिक।
एक होती है इसको हम लोग बोलते हैं परचेज प्राइस, दूसरी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा सर, परचेज प्राइस जिसको हम लोग रिटेल प्राइस भी बोलते हैं और लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है जी, इसमें से हम लोग यानी कि जो भी रिटेल प्राइस होगी, जो भी लिस्ट प्राइस होगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कराएंगे एक डिस्काउंट जिसको नाम दिया जाता है, बोलिए कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट का। अब सर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट जो है हमारे पास उसको एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क में हमने कोई चीज खरीदी और उस पर जो हमें डिस्काउंट मिला, बल्क परचेज डिस्काउंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलिए ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, डन। अगर हम बल्क परचेज डिस्काउंट इसमें नहीं डिस्कस कर रहे होंगे तो उसका एक और भी एंगल है, वो ये, क्या, जरा जोर से बोले, बार्गेन डिस्काउंट। यानी एक चीज लाख की है, हमने बार्गेनिंग की, ठीक है, 97 पे वो आमादा हो गया, तो इस डिस्काउंट को भी हम लोग क्या नाम देंगे, बोलिए ट्रेड डिस्काउंट का नाम देंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट में हमारे पास दो बातें आ रही हैं, एक तो आ रहा है बल्क परचेज डिस्काउंट, नाम से ही जाहिर है, दूसरा क्या है, बार्गेन डिस्काउंट। अच्छा जी, अगर ये डिस्काउंट हमें मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस में से इसको क्या कराया जाएगा, बोलिए माइनस। और सर अगर हम लोग एसिड को इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करने के वाले से हम लोग ड्यूटीज पे कर रहे हैं, हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, और ड्यूटीज किसी भी तरह से सरकार उसको माफ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो सारी ड्यूटीज, सारे टैक्सेस जो हैं वो उस एसिड की कॉस्ट में शामिल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, बोलिए किए जाएंगे। तो इस तरह के टैक्सेस और ड्यूटीज को हम लोग नाम देते हैं नॉन रिफंडेबल, बोलिए टैक्सेस, या क्या हो जाता है, बोलिए ड्यूटीज। तो ये हमारे एसिड की कॉस्ट को बढ़ा देगा, तो ये हमारे पास जो प्राइस आती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परचेज प्राइस। ठीक हो गया, लिखे हमने पास परचेज प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इसकी अगर 10-12 क्लासेस हैं तो भाई मैं कम बता रहा हूँ, 10-12। रीज़न उसका ये है कि मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया, बेटा तकरीबन पिछली 10 अटेम्प्ट उठा लो, एक अटेम्प्ट भी ऐसी नहीं होगी जब आप बोलोगे यार 16 नहीं आया, हर दफ़ा 16 आया। तो इसका मतलब इसके अंदर 5 पेपर्स बहुत हैं। हम तो वो कंटेंट कवर अप कर लेंगे जो कोर्स का है, अब सर 5 पेपर्स की जिम्मेदारी भी मैंने उठाई है। तकरीबन जितने भी रिसेंट 5 पेपर हैं सबकी जिम्मेदारी मैंने उठाई है, और उन 5 पेपर्स को कराने के लिए मेरी एक अपनी अप्रोच होती है। जिन लोगों ने मुझसे पीआरसी पढ़ा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं कभी भी बुक्स के बड़े सवालात पे या बुक्स के एमसीक्यूज पे मैं कभी भी एकदम नहीं जाता। मैं पूरा पहले ग्राउंड सेट करता हूं, और जब वो ग्राउंड पूरा सेट हो जाता है आप लोग इंडिविजुअली पिच पे खड़े होकर खेलना सीख लेते हैं, फिर मैं बोलता हूं चलो जी आओ अब देखते हैं कि 5 पेपर्स किस तरह के आते हैं। तो यानी कि 5 पेपर्स भी एकदम हम नहीं करेंगे, ठीक, स्लोली ग्रेजुअली हम 5 पेपर्स की तरफ मूव करेंगे। और बेटा बात सुनिए, 1-2 क्लास में ना मैं आपको सही से समझ पाऊंगा ना आप मुझे समझ पाएंगे। पीआरसी वाले वो तो जानते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने पीआरसी नहीं पढ़ा उनको मेरे साथ तो क्या किसी के साथ भी एटलीस्ट 2-3 क्लासेस लगती हैं एक कंफर्ट जोन में आने के लिए, एडजस्ट होने के लिए। परचेज प्राइस डन। अच्छा जी, अब बात आ रही है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये क्या है? एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए कॉस्ट, यानी कि भाई साहब कह रहे हैं कि एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए वो कॉस्ट जो इनकर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अच्छा फारिस पीडीएफ दोबारा भेज दें यार प्लीज, हम इसको बोल दीजिएगा, और FOB स्टैंड फॉर फ्रेट ऑन बोर्ड, ठीक है उमैर खान। अच्छा जी, इधर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट,
पहले हम बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बात कर रहे हैं। सर, एसिड को चालू करने से पहले जो भी कॉस्ट उसको लगेगी ना, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एक बात, इसी बात को डिफरेंट अंदाज से, सर एसिड को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होगी उसको बोलते हैं, बोलिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। चलें इस बात को एक और अंदाज से बोलते हैं। सर, एसिड को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल कर सके, इसको भी क्या बोलते हैं, बोलिए। मैं रिपीट करूं, सर वो कॉस्ट जो कि एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ज़रूरी है ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, बोलो, इस्तेमाल कर सके, उसको क्या बोलते हैं। इसी को एक और अंदाज देते हैं। सर, एक ऐसी कॉस्ट जो कि एसिड को, अब ज़रा फॉर्मल बात करने लगा, एसिड को डिज़ायर्ड लोकेशन पे, डिजायर्ड कंडीशन पे, ठीक सर, डिजायर्ड लोकेशन, डिजायर्ड कंडीशन को हमने रिप्लेस किया था काबिल इस्तेमाल हालत में लाने वाली बात। समझ आ रही बात? फॉर्मल टच क्या दिया, एसिड को डिजायर्ड लोकेशन में, यानी हमारी ख्वाहिश है आप यहां नहीं, हम आपको यहां रखें, ठीक है। डिजायर्ड कंडीशन में, यानी कि यार एक ऐसी कंडीशन में लेके आओ ताकि इसको अपन इस्तेमाल, बोलो, बात तो वही रिप्लेस हो गई ना। यानी कि एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए हम लोग दो अल्फाजों का और चुनाव कर रहे हैं फॉर्मल टच देने के लिए। एसिड को डिजायर्ड लोकेशन में लाने के लिए, डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए वो कॉस्ट जो इनकर की जाएगी ताकि मैनेजमेंट की इंटेंशन के मुताबिक उसको क्या किया जा सके, बोलिए, इस्तेमाल किया जा सके। तो इस कॉस्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये वाली बात समझ आई? अब मिसाल के तौर पे हम गए बाहर आउट ऑफ पाकिस्तान एसिड खरीदने के लिए, एसिड हमने खरीद लिया, अब उसकी हमने पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के लिए हमारा बैंक जो पाकिस्तानी बैंक है वो हमारे सप्लायर को, जो कि जर्मनी में, उसको इंश्योर करता है, उसको गारंटी करता है कि हम आपकी पेमेंट करने के जिम्मेदार हैं। तो आप मुझे बताइए, पाकिस्तान से मेरा बैंक मेरे जर्मन सप्लायर को जब पेमेंट करेगा तो इसके लिए एक चीज खुलवाई जाती है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में अल्फाज इस्तेमाल होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी खुलवाई जाती है। एलसी के थ्रू क्या होगा, मेरा बैंक मेरे सप्लायर को क्या करेगा, गारंटी करेगा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं जो भी पेमेंट इन्होंने आपको करनी है, बैंकिंग चैनल के थ्रू हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपकी पेमेंट 100% करेंगे। तो बैंक इसके लिए हमसे क्या लेता है, बोलिए, एलसी खोलने के बैंक हमसे क्या लेगा, बोलिए, चार्जेस। अब सर एलसी खोलने के चार्जेस हम पे करेंगे, तो क्या ये हमारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है? सर, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए हर वो कॉस्ट जो इनकर की जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ताकि सर मैनेजमेंट की इंटेंशन और ख्वाहिशात के मुताबिक उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकें। अच्छा सर, हम लोग जब बाहर से, यानी कि आउट ऑफ पाकिस्तान से एसिड अपने पास लेके आएंगे तो उसकी जो होगी, बोलिए, ट्रांसपोर्टेशन कौन पे करेगा, हम पे करेंगे या वो पे करेगा? हम पे करेंगे। अच्छा जी सर, उसकी हैंडलिंग की जिम्मेदारी अगर हमने ली है, ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी हमने ली है, तो इसका मतलब क्या ये दो कॉस्ट क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आएगा, नहीं आएगा? सर, ट्रांसपोर्टेशन की बल्ली भी हमारी है, सर उसकी हैंडलिंग जिन लोगों से करवानी है सर उसके लिए भी हम ही पे कर रहे हैं। और बताइए सर, अब पता है हुआ क्या था कि जो सप्लायर था ना, उसने जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड थे वो जर्मन पोर्ट पे हमको ट्रांसफर, बोलो, कर दिए। तो हमने बोला यार मिलियंस का ये एसिड है, तो उस एसिड की अब हम लोग क्या कराएंगे, रास्ते भर की, बोलो, इंश्योरेंस। इसको नाम देते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाएगा? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट।
ये वाली बात समझ आई? अच्छा सर, जब वो एसेट पाकिस्तान पोर्ट पे आ गया तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के जो एजेंट्स होंगे उनको हम पैसे देंगे ताकि हमारा एसेट ये पोर्ट से क्या करवा के दें? बोलिए, क्लियर करवा के दें। ये वाली कुछ बात समझ रही? यानी कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के जो चार्जेस हैं ये भी हमने पे करने। और बताइए सर, एसेट पहुंच चुका है कराची पोर्ट पे और हमने उस एसेट को ले जाना है पंजाब साइड पे, क्योंकि वहां पे हमारी फैक्ट्री है। जब कराची पोर्ट पे आया तो उसकी लोडिंग अनलोडिंग वो तो चलो होगी ही शामिल, हम इतनी बारीक बारीक बातों को नहीं कर रहे, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि सर उसको अनलोड कराया, फिर दूसरी ट्रक में लोड कराया, फिर जब कराची से वो हैदराबाद के रूट के थ्रू पंजाब जा रहा था तो जो डिफरेंट टूल प्लाजा पे रोका गया हमारे उस मशीनरी को, तो वहां पे हमने दिए चुंगी चार्जेस। कुछ समझ आ रही बात? हाँ, वो चुंगी चार्जेस हम लोग दे रहे होते हैं, जिसको हम जब इंग्लैंड में थे तो हम लोग उसको ऑक्ट्राई चार्जेस बोलते थे। क्या बोलेंगे? ऑक्ट्राई चार्जेस। ये वाली बात समझ आई? क्या नाम देंगे बोलिए? चुंगी। मतलब ये चुंगी को अंग्रेजी अल्फाज नहीं है, उसको आप ऑक्ट्राई चार्जेस का नाम देंगे। हेलो, क्या ये वाली बात समझ आई? कोई मुश्किल बात तो नहीं? फिर सर, वो डिफरेंट चुंगियों से एसेट हमारे पास पंजाब में पहुंच गया। अब जिस जगह उस एसेट को हमने इंस्टॉल करना है तो उस जगह की हमने पूरी साइट प्रिपरेशन करनी होगी, यानी कि हमने उसको रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे हमारे मिस्त्री लगा, जहां पे हमारे प्लम्बर्स की सर्विसेज ली, जहां पे हमने कारपेंटर की सर्विसेज ली, जहां पे हमने इलेक्ट्रिशियन से पूरी वायरिंग वगैरह कराई। तो इस तरह की तैयारी के लिए जो नाम दिया जाता है, बोलिए वो क्या है? बोलो, साइट प्रिपरेशन। अच्छा जी सर, साइट प्रिपरेशन हुआ, अब बताइए और क्या होगा, और क्या मामला हो सकते हैं? इंस्टॉलेशन। चले सर, अब जगह की तैयारी हो गई, उसके बाद हमने क्या कराई? इंस्टॉलेशन। सर इंस्टॉलेशन जब हो गई उसके बाद हमने क्या किया? उसको कमर्शियली प्रोडक्शन चालू करने से पहले हमने उसका टेस्ट रन किया। तो टेस्ट रन के हवाले से जो भी हमारी कॉस्ट लग रही होगी उस कॉस्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, बातें इसमें बढ़ते चले जाएंगी। मेन आइडिया कैच करवा सर, वो हमने सुनो एसिड को यहां रखा, फिर सेठ आया, सेठ ने बोला यार साइट प्रिपरेशन पे जो इतना खर्चा हो गया मुझे यहां समझ नहीं आ रहा, तुम एक काम करो यहां से हटा के तुम उसको वहां रखो। तो अब सुनो, स्टैंडर्ड यहां पे आ गया, उसने बोला बेटा बात सुनिए, एक दफा जब साइट प्रिपरेशन आपने उस पर खर्चा कर लिया तो आपने पूरा डिसीजन लिया होगा कि हमने इस एसिड को यही इंस्टॉल करना है। बाद में अगर तुम जगह तब्दील करते हो तो फिर वही मजदूर, फिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर की सर्विसेज तुम लोगे और फिर तुम्हारा एक खर्चा आ रहा होगा। I16 बोलता है भाई इस तरह की नौटंकी यहाँ पे नहीं चलेगी। एक दफा साइट प्रिपरेशन में जो खर्चा हुआ ना, मैं इजाजत देता हूं कि इस खर्चे को तुम एसिड की कॉस्ट में शामिल कर लो, लेकिन ये धंधा नहीं बना लेना कि यहां से वहां चेक कर दिया, वहां से वहां कर लिया। एसिड की आए रोज बजाय इसके कि यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो, पता नहीं तुम कौन सी नस्ल का एसिड लेके आए हो, आए रोज उसकी वैल्यू क्या हो रही, बोली बढ़ रही है। जब हमने उसकी बातों को जांच पड़ताल की तो पता ही चला कि वो बार बार जगह बदली करता है और वो एसिड की जितनी भी खर्चा हो रहा होता है वो एसिड कॉस्ट में शामिल कर रहा होता है, विच इज रॉन्ग। सर चीजें अभी हम लोग देखेंगे, हम डिफरेंट क्वेश्चंस जब करेंगे तो वहां पे सिनेरियोज होंगे, और जब सिनेरियोज होंगे तो मैं आपसे सिर्फ मोटी मोटी बातें करूंगा। और वो क्या बातें होंगी? बोलो, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या थी? सर ये वो कॉस्ट है जो इनकर की जाती है एसिड को डिजायर्ड लोकेशन में, डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए, सो दैट मैनेजमेंट उसको अपनी इंटेंशन के मुताबिक क्या कर सके, बोलिए इस्तेमाल। इसको पूरा ट्रांसलेट कर दोगे अंग्रेजी में तो एज इट इज वही अल्फाज बन जाएंगे जो स्टैंडर्ड के अंदर लिखे हैं। बेटा ये वाली बात समझ आई? हमने कुछ यहां पे एग्जांपल ले लिए। इसमें एक चीज नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। अभी एक ऐसी कॉस्ट जिसका मैं जिक्र तस्करा कर रहा था, मैं उसको एक नोट के जरिए आपको मेंशन कर देता हूं। एनी कॉस्ट इनकर्ड, any cost incurred due to negligence or ignorance, any cost incurred due to negligence or insurance
एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और इंश्योरेंस, क्या बोला, एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। चलिए जी, लिख लीजिए बात। अच्छा, इस हवाले से हमारे पास जो हैंडआउट हम शेयर करेंगे मजीद और पेजेस आएंगे, परचेज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर डिफरेंट बातें होंगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ एसेट को हम लोग किस अमाउंट से डेबिट करेंगे। तो सर किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट ऐड होगी और कौन सी नहीं होगी। ठीक, इस हवाले से और इस हवाले से हमारे पास आगे क्वेश्चंस ही आ रहे होंगे कुछ, अगर हैंडआउट में नजर आए आपको। अब मैं जा रहा हूं आगे डिसमैंटलिंग कॉस्ट पे। डिसमैंटलिंग कॉस्ट इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा जी, डिसमैंटलिंग कॉस्ट, यहां आइएगा प्लीज। सर ईयर मेरे साथ रहिएगा, ईयर 0 पे मेरे साथ रहना। हमने रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या न्यूक्लियर पावर प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। ठीक, इस पॉइंट पे लाइफ उसकी है 5 साल, बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा। और हम लोगों ने परचेज प्राइस जो अदा की वो थी 100 मिलियन। कितनी बोले? एसेट को परचेज प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस वो नॉन डिफंडेबल ड्यूटीज डन 100 मिलियन। एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो हमारे खर्चे हुए मैनेजमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक ताकि उसको यूज किया जा सके, उसको हमने नाम क्या दिया? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। कितना बोलो? 30 मिलियन। अज्यूमिंग सर आप 100 की बजाय 1000 कर ले, मेरी जेब से कौन से जा रहे हैं? 130 ऐसी रफ डेटा लिए। अब मेरे भाइयों बहनों मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि मैं अपने पास क्या होता हुआ देख रहा हूं? 130 मिलियन का खर्चा होता हुआ देख रहा हूं, ऐसा है कि नहीं है? 130 मिलियन का मुझे खर्चा नजर आ रहा है। आपसे सवाल, सर 130 मिलियन का खर्चा हुआ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा बात। 130 मिलियन का खर्चा हो गया। अब इस 130 मिलियन को हम लोग आया के खर्चा तो बोल रहे, खर्चा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? खर्चा हुआ ना। अब इस खर्चे को हम कैपिटलाइज करें, मतलब एसेट ट्रीट करें, या इस खर्चे को एक्सपेंस आउट करें, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं। बेटा ये वाली बात समझ आती है? अल्फाजों का चुनाव बड़ा सिंपल है भाई। खर्चा हुआ 130 का, क्या मैं इसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट मानूं या मैं 130 को प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस मानूं? इसी बात को मैं यूं कर रहा हूं, क्या मैं इस 130 को कैपिटलाइज करूं? सर हाँ, कैपिटलाइज क्या? अरे यार बैलेंस शीट में एसेट ट्रीट करूं। किसी ने बोला सर प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करें। सर हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्या ट्रीट करूं? एक्सपेंस। यानी कि मेरे पास दो दिमाग में बातें आ रही हैं, या तो कैपिटलाइज या तो बोले एक्सपेंस आउट। बताओ मेरे भाइयों बहनों, क्या हम इसको एक्सपेंस आउट करें या कैपिटलाइज करें? बोलिए क्या करें? कैपिटलाइज। सर अगर हम करते हैं इसको एक्सपेंस आउट, कैपिटलाइज की बात तो सब ने कही। सर अगर हम इसको करते हैं एक्सपेंस आउट, ठीक, तो क्या ये मुनासिब नहीं रहेगा? खर्चा देखिए 130 मिलियन का हो गया यार, 0 पे तो एक्सपेंस मारे ना। मैं जवाब ये दूंगा, बेटा ये जो तुम लेके आए हो ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तुम इंस्टॉल कर रहे हो, या रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो तुम ये प्लांट एंड मशीनरी लाए हो, राइट, तो यार इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। तो इसका मतलब इससे तुम बेनिफिट्स 5 सालों में हासिल करोगे, ऐसा है कि नहीं है?
5 सालों में हासिल करेंगे। तो सर जब हम इससे बेनिफिट 5 सालों में हासिल करेंगे तो हम डे 1 पे उसको अपना एक्सपेंस ट्रीट बोले नहीं करेंगे, हम उसको डे 1 पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? एसेट। और साल के एंड पे स्ट्रेट लाइन आरबीएम के तहत उसको क्या कराया जाएगा? बोलिए, डेप्रिशिएट। ये वाली बात समझ आई? हर साल अपने एसेट की वैल्यू कम होगी और 5वें साल के पे एसेट की लाइफ क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। मेरे भाई ये वाली बात समझ आई? अब सुने, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि 130 मिलियन क्या होना है बेटा? बोले कैपिटलाइज। यहां तक साथ हैं आप? अच्छा सर, एक फड्डा है। फड्डा ये है, ईयर 1 2 3 4 5। फड्डा ये है कि जिस जगह आपने इस प्लांट एंड मशीनरी को यूज करना है, जिस जगह इस प्लांट एंड मशीनरी को आपने इंस्टॉल करना है, ठीक, मेरे साथ रहिएगा, वो जगह सरकार की जगह है। वो जगह सरकार की जगह है। हमारे नुमाइंदे गए सरकार के पास, रेलेवेंट इदारों के पास परमिशन लेने के लिए कि भाई ये हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के वाले से या अपना एक प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करना चाहते हैं और प्रेमिसेस जो है वो आपका है, सरकार की जमीन है। तो हमें आपसे चाहिए, बोले क्या चाहिए होगा? परमिशन, जिसको हम लोग नाम देते हैं NOC का। हमें क्या चाहिए? बोलिए, NOC चाहिए, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपसे चाहिए। सरकार ने हमें ये कहा, ठीक है हम आपको NOC जारी कर देते हैं। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, हाँ यार सर बड़ी मेहरबानी, हमें उम्मीद यही थी आपसे। उन्होंने कहा लेकिन हमारी NOC को जारी करने से पहले कुछ शराइत हैं। आपने बोला क्या शराइत है? उसने बोला जब 5 साल गुजर जाएंगे तुम्हारे एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी, यूज एंड हो जाएगा। 5 साल बोली थी ना लाइफ, बोलो। तो तुमने करना यह है कि जिस जगह पे तुमने एसेट को इंस्टॉल किया था ना, उसको वहां से हटाना होगा। तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले करनी होगी इंस्टॉलेशन। आपने बोला यस, खर्चा तुम बेयर करोगे, ठीक। वहां से वो भी जो माल मलबा है उसको उठाने के लिए जो खर्चा होगा वो भी बोलो तुम बेयर करोगे। मैं हूं सरकार, मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है हम आपको NOC जारी करेंगे, लेकिन जब एसेट की लाइफ 5 साल पे एंड हो जाएगी, यूज एंड हो जाएगा, तो अगर तुम ये कुछ 2-3 शराइतें जो मैं रख रहा हूं उनको पूरा करते हो ना, तो ठीक है हम आपको NOC जारी करते हैं। शराइत बोली कि भाई जब 5 साल एंड हो जाएंगे, यूज एंड हो जाएगा, तुमने क्या करना होगा? एसेट को वहां से रिमूव करना होगा। रिमूव करने से पहले जो इतना बड़ा प्लांट तुमने इंस्टॉल किया है, जिसके इंस्टॉलेशन में भी महीनों लग गए, तो जब अनइंस्टॉल करोगे सर खर्चा पानी तो होगा, ठीक है, खर्चा तो होगा, अनइंस्टॉलेशन का खर्चा तुम बेयर करोगे। आपने बोला ठीक है। उसने बोला उस जगह से उस एसेट को आप लोग हटाएंगे। आपने बोला ठीक है। तीसरी बात उसने बोली कि चूंकि तुम सरकार की जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां जो डैमेजेस हुए हैं, सही है, उनको भी तुमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि रीस्टोर करो, ठीक। अगर आप इन 3 बातों पे आमादा हैं तो ठीक है, हम आपको NOC जारी कर देते हैं। बेटा यहां तक बात समझ आई? अच्छा जी, अब हम आए वही सारा प्रपोजल लेके मैनेजमेंट के पास कि भाई ये मामलात हैं, हमने उस पर एग्री कर लिया कि ठीक है यार, हम जो भी खर्चा होगा, सुनना, आज होगा या यहां होगा, उसको अनइंस्टॉल करने का खर्चा, उसको रिमूव करने का खर्चा, और वो जो साइट थी जहां पे प्लांट हमारा इंस्टॉल था, उस जगह जो डैमेजेस हुए हैं उसको रीस्टोर करने का खर्चा, क्या 5वें साल होगा, 4थे साल होगा, तीसरे, दूसरे, पहले या ईयर 0 पे होगा? बताइए, बोलो। 5वें साल होगा। क्या यहां तक सब साथ पहुंच चुके हैं? इसका मतलब 5वें साल वो खर्चा होगा। भाईजान साथ हैं यहाँ पे आप? सर वो जो खर्चा होगा ना, वो डिसमेंटलिंग के हवाले से होगा, अनइंस्टॉलेशन के हवाले से होगा, रिमूवल के हवाले से होगा, साइट रिस्टोरेशन के हवाले से होगा,
मेरे भाई बात समझ आ रही है? इस खर्चे को हम लोग नाम क्या देते हैं? बोलिए, डिसमेंटलिंग। शाबाश, क्या नाम देते हैं? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और ये जो हमारी कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है? बोलिए, फ्यूचर कॉस्ट है। डन। हमने अपने एक्सपर्ट से एस्टीमेट निकलवाया कि यार इस साल यानी कि 5वें साल के एंड पे जब हम पे ये जिम्मेदारी क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमने उसको सेटल करना है, एसेट को रिमूव करना है, अनइंस्टॉलेशन करनी है, साइट को रिस्टोर करना है, जो भी डैमेजेस हुए हैं हमने चूंकि अपनी जिम्मेदारी ले ली है। तो जो एस्टीमेट लगाया जब हमारे एक्सपर्ट्स ने, वो कहा सर 10 मिलियन का खर्चा होगा। कितने का होगा? 10 मिलियन का। आप लोग पूरे सिनेरियो में इन्वॉल्व हैं ना अभी, की चल क्या रहा है बेटा? ठीक है जी। हमने पहले बात की एक 30 पे और वहां पे हम रुके और हमने बोला बताओ कैपिटलाइज होगा एक्सपेंस आउट होगा? तो आपने बोला कैपिटलाइज। फिर मैंने बोला एक्सपेंस आउट इसलिए नहीं होगा, मैंने वजह बताई। फिर मैं वापस वहां पे लौटा, मैंने आपसे बोला कि यार एक फड्डा आ रहा है। सही है, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल की, मैंने बोला एक फड्डा है। मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि वो जो प्लांट एंड मशीनरी जिस जगह हमने इंस्टॉल करना है ना, वो हमारी प्रेमिसेस नहीं है, वो सरकार की जमीन है। सरकार से परमिशन लेनी होगी। सरकार से परमिशन लेने के लिए गए तो सरकार ने भी रोला डाल दिया कि भाई यूं 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 होगा तो ठीक है, हम आपको एनओसी दे देंगे। हमने उस पर एग्री, चलो कर लिया, डन। अब सरकार को हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा इतना खर्चा होगा, बेसिकली हमने चूंकि पे करना है, तो इसका मतलब उस खर्चे को सरकार एस्टिमेट करेगा या हम एस्टिमेट करेंगे? बोलिए, हम करेंगे। हमने अपने एक्सपर्ट से वो जो खर्चा 5वें साल होना है उसको क्या करा है? बोलो, एस्टिमेट कराया। अमाउंट एस्टिमेटेड कितना है? बोलिए, कितना आ गया बेटा? 10 मिलियन का। डन। अब सुने सर, ये 10 मिलियन का खर्चा आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है, सुनो, क्या ये 10 मिलियन का खर्चा पहले साल होगा, दूसरे साल होगा, तीसरे, चौथे या 5वें साल होगा? बोलो, कब होगा ये? 5वें साल होगा। कब होगा ये खर्चा? 5वें साल होगा भाईजान, 5वें साल होगा। अब आइए, वही वाली बात जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, अब वही वाली बात इसके हवाले से भी हम करते हैं। अब बताइए, इस 10 मिलियन को हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे? बोले, यहाँ पे जरा सोच के जवाब देना है। ये खर्चा जो 10 मिलियन का होगा, चलो ये बताओ, पहले साल होगा, दूसरे साल या 5वें साल? एग्रीड। क्या इसको हम लोग एक्सपेंस आउट करें या कैपिटलाइज? हाँ, अच्छा मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। एहतिशाम ये कह रहे हैं कि सर ये अगर 10 मिलियन का खर्चा आप नहीं करेंगे तो एसेट आपका यूज में आ ही नहीं सकता, क्योंकि एसेट को यूज करने के लिए शर्त लगा दी है कि भाई अगर मानते हो ये बात तो ठीक है, तुम इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज नो, सॉरी। क्या ये बात समझ रही? जरा समझिएगा। तो अब होता हुआ हमें ये नजर आ रहा है कि ये 10 मिलियन का जो खर्चा है ये होगा वैसे कौन से साल? बोलिए, 5वें साल। ठीक, तो क्या मैं इसको एक्सपेंस आउट करूं या कैपिटलाइज करूं? सर अगर मैं एक्सपेंस आउट करता हूं, फिर से यहां पे बात शुरू करते हैं। अगर मैं एक्सपेंस आउट करता हूं, सुनना, अगर मैं इसको एक्सपेंस आउट करता हूं पहले साल, दूसरे साल या 5वें साल, तो इसका मतलब पता है मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? कि इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ 5वें साल मिल रहा है। अब जरा आपको खुद अलाइनमेंट नजर आ जाएगी। अगर मैं 5वें साल उसको एक्सपेंस मानता हूं ना, ठीक, जो कि आप कह रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इसका बेनिफिट, 10 मिलियन का बेनिफिट मुझे सिर्फ कौन से साल में हो रहा है? बोले, 5वें साल में। सर लेकिन खाली 5वें साल में तो नहीं हो रहा ना। अब आप जरा शिफ्ट करें, सर इसका बेनिफिट हमें सिर्फ 5वें साल नहीं हो रहा, मैं इस पे हाईलाइट कर रहा हूं, सर इसका बेनिफिट हमें, बोले, 5 सालों में हो रहा है। क्या ये वाली बात समझ आई? अगर मैं इसको एक्सपेंस ट्रीट करता हूं 5वें साल का, तो इसका मतलब मैं इसको क्या अज्यूम कर रहा हूं कि इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ कौन से साल में मिल रहा है? 5वें साल में। क्या ये बात सही है, गलत है? नहीं सर, खाली 5वें साल जो है ना, ये बात गलत है। सर इसका बेनिफिट आपको जो मिल रहा है ना सर, वो 5 सालों पे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है जी, 5 सालों पे स्प्रेड हो रहा है। तो सर इसका मतलब इसको हम लोग, बोलो, क्या नहीं करने वाले?
एक्सपेंस आउट नहीं करने वाले, तो फिर हम क्या करेंगे इसको, बोलिए, कैपिटलाइज करेंगे। पहले ही जरा ये बात तय करना, क्या करेंगे इसको हम लोग, बोलो, कैपिटलाइज। अच्छा जी सर, जब हम लोग कैपिटलाइज करेंगे तो ये जो है हम खड़े हैं यहां पे, मैं इसको ले आऊं, पीआरसी वाले जानते होंगे इसको, सही है, हम खड़े हुए हैं यहां पे। तो आप बताइए, हमने ईयर 0 पे एसेट को जिस अमाउंट से डेबिट करना है हमने वो मालूम करना है। 100 आज पे किया, 30 आज पे किया, 130 आज पे किया, प्रेजेंट वैल्यू। 10 पांचवें साल के आखिर में एस्टीमेट के मुताबिक पे होगा, खर्चे होंगे, ये वाली बात समझ रही। लेकिन चूंकि उसका बेनिफिट हमें 5वें साल ही खाली नहीं मिल रहा, इसका बेनिफिट हमें 5 सालों में मिल रहा है, तो इसका मतलब सर वो जो एक्सपेंस ट्रीट करने वाला जो एलिमेंट था ना, उसको तो सर हम गलत बोलते हैं। बेटा समझ रही बात? इसका मतलब हमने इसको क्या करना पड़ेगा, बोलिए, कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज जो होगा, कैपिटलाइज जो होगा ये है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, और यहां पे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो सर अब हमें बोला गया कि फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन है, या फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन होगी, या फ्यूचर में जो डिस्काउंट रेट होगा, आसान अल्फाज में बोल रहा हूं, फ्यूचर में इन्फ्लेशन 10% होगी, यूं समझ लें बात। फ्यूचर में इन्फ्लेशन 10% होगी, यह है फ्यूचर वैल्यू, यह है डिस्काउंट रेट। तो क्या मैं यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, क्या मैं यहां पे, बोलिए शाबाश, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना, 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस आई की पावर क्या, 1.1 की पावर, बोलिए क्या करें, 5 कर दूं, बोलो बेटा कितना आया, 6.2। हेलो मेरे साथ हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे कितना आ गया, 6.2 मिलियन आ गया, बोलो कितना आया, 136.2 आया। इसका मतलब मैं अपने पास एसेट को जिस अमाउंट से कैपिटलाइज करूंगा वो 130 मिलियन नहीं है, वो कितना है बेटा, बोले 136.2 मिलियन है। भाइयों बहनों, ये वाली बात कुछ कुछ समझ आई? ये एक पूरा सिनेरियो है जो कि समझने के लिए बड़ा जरूरी है, डिसमैंटलिंग। अब एक बात बताइए, कोई ऐसी बात जो आपको इसमें समझ ना आई हो तो प्लीज पूछिए, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं, जल्दी से पूछिए अगर कोई बात है। समझाने में मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि आपको हर तरह से बात समझ आ जाए, बिल्कुल कैजुअल अंदाज में। बोले, जल्दी बोलिए, कोई ऐसे सवाल? जी, पारस, उमेर, हिना। सुनो, देखिए बात सुनिए। अब अगर मैं जा रहा हूं एंट्रीज बनाने, तो हो सकता है चीजें आपकी अब मजीद कुछ और क्लियर हो जाएं। तो ईयर 0 पे मैं एंट्री बनाने जा रहा हूं, एंट्री बनी पीपीई डेबिट 136.2, राइट। कैश क्रेडिट बोले 130, डन। और सुनिए, यहां पे कितना आना चाहिए, 6.2। 6.2 जो है ये कौन सी वैल्यू है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, डन। और ये वो अमाउंट है जो कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और 5वें साल के एंड पे कहां तक पहुंच जाएगा, बोलो 10 पे पहुंच जाएगा। और फिर जो हमने एस्टीमेट किए थे कि खर्चे होंगे
अनइंस्टॉलेशन के, रिमूवल के, रिस्टोरेशन के, तो वो अमाउंट हम लोग इन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज बताइए वो अमाउंट हमने पे कर दिया है या पे होगा? इस्तेमाल 6.2 आज हो गया या 6.2 होगा बाद में? तो यहां पे मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं, बोलिए क्या? प्रोविजन। क्या वर्ड यूज किया मैंने यहां पे? प्रोविजन का। प्रोविजन मतलब यहां पे लायबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ले रहे हैं। बेटा बात सुनो, प्रोविजन आज से पहले हम लोगों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया प्रोविजन का, उस वक्त हमारा मकसद था कॉन्ट्रासिट या बोलिए नेगेटिव एसिड। एग्जाम्पल क्या थी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एटसेट्रास। ठीक, ये जो प्रोविजन यहां पे आया है ये कॉन्ट्रासिड नहीं है, ये नेगेटिव एसिड भी नहीं है, ये PRC4 वाला प्रोविजन नहीं है। ठीक, तो सर ये जो प्रोविजन है वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, उसका नाम है IAS 37, ये उसके मुताबिक प्रोविजन है। तो सर ये प्रोविजन क्या है? ये बोलिए क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी है ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड बोलिए टाइमिंग्स। अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग, यानी कि ये क्या है? बोलिए एक लायबिलिटी है जो कि अनसर्टेन है, किसके हवाले से? अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से। चूंकि IAS 37 हमारे कोर्स में नहीं है तो हम सिर्फ इतनी बात करें कि प्रोविजन दो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल अब से होगा। एक पुरानी बात मैंने लूप में ली। सर पुरानी बात क्या? आज से पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस या प्रोविजन फॉर बैड डेट, हेलो, हमने सुना, समझा, पढ़ा, वो क्या था? सर कॉन्ट्रासिड, नेगेटिव एसिड, PRC4 में पढ़ा, हमने O लेवल्स में पढ़ा, हमने इंटर कॉमर्स में पढ़ा। डन। जब हम A लेवल्स में आए और हमने IAS 37 पढ़ा, ठीक, तो उस स्टैंडर्ड का नाम था प्रोविजन कॉमा कंटिंजेंट एसेट कॉमा कंटिंजेंट लायबिलिटी। मैं A लेवल्स वालों से 2 मिनट के लिए मुखातिब हूं। तो सर वहां जो प्रोविजन का वर्ड था वो क्या था? क्या वो नेगेटिव या कॉन्ट्रासिड? नो, वहां पे जो प्रोविजन IAS 37 के मुताबिक था वो क्या था? बोलिए लायबिलिटी, और एक ऐसी लायबिलिटी जो अनसर्टेन होगी अमाउंट के हवाले से या टाइमिंग के हवाले से, ये दोनों के हवाले से। अब एक बात सुनो सर, हमने एस्टीमेट के मुताबिक 5वें साल के एंड पे कितने खर्चे करने हैं? बोले 10 मिलियन। ये तो पता है कि 5वें साल के एंड पे होगा, जब एसिड की लाइफ एंड होगी या यूज एंड होगा, ये तो बात पता है हमें। डन। टाइमिंग तो मालूम है, लेकिन सर ये जो अमाउंट है, ठीक, ये हमारा आज का क्या है? बोलिए बेहतरीन, बोले एस्टिमेटेड। डन। और इस अमाउंट में जो है एक्यूरेसी है या अनसर्टेनिटी है? बोलो अनसर्टेनिटी है। तो अगर एक ऐसा अमाउंट जिसकी अदायगी कुछ टाइम बाद करनी है और उसको आज आपने अपने पास लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड अगर करने की शराइत है, तो तुमने क्या करना होगा? उस अमाउंट को यानी कि उस लायबिलिटी को तुम आज क्या करोगे? एस्टिमेट करोगे, राइट? उसके सामने तुम पेबल्स का वर्ड यूज नहीं करोगे, उसके सामने तुम अक्रूअल्स का वर्ड यूज नहीं करोगे, उसके सामने तुमने जो वर्ड इस्तेमाल करना होगा उस वर्ड का नाम क्या है? बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? प्रोविजन। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये वाली बात समझ आई? तो देखिए मैंने भी क्या बात बोली, एक ऐसा अमाउंट जिसको हमने फ्यूचर में पे करना है,
एक ऐसा अमाउंट जिसको हमने फ्यूचर में पे करना है। ठीक, हेलो, चलें बात मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे ताकि वो गम हमारा अभी ख़त्म हो जाए। यानी कि सुनिए बेटा, लाइबिलिटी इधर एक है पेबल, हेलो, एक है अक्रूवल्स और एक है, बोलिए क्या, जो बात मैं आपसे कर रहा हूं मैंने करने के बाद ये बोर्ड पे लिखना था। तो सर देखें हमारी नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता भी बहुत बढ़ेगी। पेबल्स, सुनो भाइयों बहनों, अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से सर्टेन है। आपने मुझसे माल खरीदा 10,000 का उधार पे 30 दिन के, मेरे साथ रहना। कितने का माल खरीदा? 10,000 का। कितने दिन के उधार पे? बताओ कितना पे करना है 30 दिनों में? 10। कितने दिनों में? 30। इसका मतलब मैं जब लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए नाम इस्तेमाल करूंगा, वो क्या करूंगा? पेबल्स। यानी कि अमाउंट और टाइमिंग जो है वो क्या है? बोलिए सर्टेन। क्लियर होगी बात? आज से पहले हमने ये यूज किया। सर जब हम थोड़े से बड़े हुए पीआरसी में ही टॉपिक आया अक्रूवल्स के नाम से। डन। तो सर अक्रूवल क्या बताया गया था? लायबिलिटी है। डन हो गया। अब सुनिए, दिसंबर ईयर एंड है, दिसंबर में आपने बिजली कंज्यूम की, लेकिन दिसंबर का बिल आपका कब आना है? बोलिए जनवरी में। डन। दिसंबर में आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अब आप बताइए क्या बिजली के जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए वो एक एस्टीमेट के मुताबिक आप खर्चा मालूम कर सकते हो या नहीं कर सकते? बोले, कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना? ठीक, लास्ट टाइम देखो यूनिट्स कितने थे मीटर के जो बिल आया था और अभी देखो कितने यूनिट्स हैं। वहां से आप बता सकते हैं कि भाई यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, इतने यूनिट कंज्यूम हुए वगैरह वगैरह। अब आप बताइए दिसंबर के एंड पे आपने बिजली के हवाले से एक लायबिलिटी रिकॉर्ड की, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट किया और आप क्रेडिट क्या कर रहे हैं? बोलिए। वैसे तो हम बोलते थे पेबल्स बोल दो, जाने दो पेबल्स बोल दो, लेकिन इस सिनेरियो में मुझे बताइए दिसंबर का बिल आएगा कब? जनवरी में। जो जनवरी में आएगा वो जनवरी की 5 से 10 तारीख के दरमियान आएगा। आप मुझे बताइए 5 या 10 या 5 से 10? 5 से 10। कभी 7 को भी आता है, कभी 5 को भी, कभी 9 को, कभी 10। आप मुझे बताओ टाइमिंग के हवाले से अनसर्टेनिटी है या नहीं है? बोले है। बहुत ज्यादा या ना होने के बराबर? ना होने के बराबर। आपने एस्टिमेट किया था 1000 यूनिट्स का बिल, ठीक है जी। बिल जो आएगा एक्चुअल में वो 3-4 हजार यूनिट का होगा या 1005 यूनिट या 990 या 995 यूनिट, ऐसी कुछ होगा। यानी कि जो डिफरेंस होगा यूनिट्स का वो क्या हजारों में होगा या बहुत इममटीरियल? इममटीरियल। क्या होगा? बोले इममटीरियल। सर एक कॉन्सेप्ट होता है मटीरियलिटी और एक होता है इममटीरियल, हम इसकी भी बात करेंगे। यार अभी आपके पास कैफ में आए ना नॉलेज का समंदर, वही सारी बातें अपनी जगह फ्रीज हैं, उसके अंदर चीजें और मेल्ट होके ऐड होते चले जाएंगे। सब कुछ जो पढ़ चुके हैं पीआरसी 4 में अपनी जगह वही का वही है, बेहतरीन है। उसके अंदर आप देख रहे हो ना, जैसे मैंने अभी अक्रूवल्स की बात की और छोटी छोटी चीजों को हम लिंक करते जा रहे हैं, चीजें ऐड होते चले जाएंगे। जैसे हमने एसिड की डेफिनेशन की भी बात की, रिसोर्स कंट्रोल और कंट्रोल के अंदर जरा डुबकी लगाए और फिर वापस हम लोग आए वगैरह वगैरह। अब सुनिए अक्रूवल्स वर्सेस पेबल्स। पेबल्स में क्या है? अमाउंट और टाइमिंग बोलो, दोनों क्या है? सर्टेन है। अक्रूवल्स में क्या है? अमाउंट और टाइमिंग अनसर्टेन है। लेकिन अनसर्टेनिटी यार इतनी कोई मायने नहीं रखती। ये वाली बात समझ आई? अनसर्टेनिटी इतने कोई मायने बोलो नहीं रखती। अब आ जाए थर्ड, जिसको हमने क्या बोला? प्रोविजन। सर ये क्या है? सर एक ऐसी लायबिलिटी है जो कि अमाउंट या टाइमिंग के हवाले से, बोलिए क्या है? अनसर्टेन है। और अनसर्टेनिटी जो है वो क्या है? बोलिए अनसर्टेनिटी क्या है? बोलिए मटीरियल है। अक्रूवल्स में क्या है? अनसर्टेनिटी है लेकिन इममटीरियल। और पेबल्स में अनसर्टेनिटी उमूमन नहीं होती, वहां पे क्या होता है? सर्टेनिटी होती है। बेटा ये बात समझ आ रही है? तो अब देखिए जो एंट्री बनेगी ना ईयर 0 पे, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट और क्या क्रेडिट होगा? बोलिए प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा। समझ रही बात? अभी इसमें तो चीजें ऐड पे ऐड होते चले जाएंगी, कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी है। तो हम आज की क्लास में यहां तक रखें। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को फिर हम अगली क्लास के अंदर स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे
कि मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। एक होता है क्वालिटेटिव होता है और एक होता है क्वांटिटेटिव डिस्कस होगा। जी बेटा, क्या बेटा? हमारी अभी स्टार्ट हुई है ये एंट्रीज की पहली एंट्री, ठीक। फिर ईयर एंड पे आएंगे, फिर ईयर एंड पे आएंगे, उसके देखेंगे क्या कुछ अभी मजीद होना है, कुछ इसमें अनबाइंडिंग वगैरह की भी कुछ बातें होनी है। अभी सिर्फ क्या है बेटा, बात सुनो, ईयर 0, फिर ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, फिर ईयर 5 के एंड पे। अभी सिर्फ हमारा मौजू क्या था, ये क्या है, ये सब सिलसिला हमने चलाया और हमने एंट्री यहां पे बनाई। बोलिए, पीपी डेबिट, कैश या बैंक, और प्रोविजन क्या हुआ, क्रेडिट। और प्रोविजन के बारे में हमने अपनी सोचों में इजाफा किया कि ये वो वाला प्रोविजन नहीं जो वहां था, जो पीआरसी में था वो यहाँ है, ये रहा, जो कि कैफ में भी हो गई ये वाला। लेकिन अभी जिस प्रोविजन की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या IAS 37 के मुताबिक क्या है बेटा, लायबिलिटी है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।